और राकेश व्यास जी से बातचीत शुरू करते हैं। राकेश जी प्रणाम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। राकेश जी कल हम एमफी के आंकड़े देख रहे थे, है ना? थोड़ा स्ट्रगल नजर आ रहा है उस मई में। ये पीएमएस में कितने लोग आ रहे हैं आजकल, या अभी थोड़ा मामला ड्राई है आजकल, या आ रहे हैं? नहीं, ये इंडस्ट्री तो थोड़ा सनराइज इंडस्ट्री है वीरेंद्र जी। यहाँ लोग आते रहेंगे क्योंकि अभी भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी बची है हमको इन्वेस्टर को सर्व करने के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड में हमने स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है, धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में भी मेरे हिसाब से अभी भी कुछ सालों की तेजी बची हुई है। चलिए, समझ गया मैं, आपका उत्तर ले गया मैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि बाजार तो इस वक्त चैलेंजिंग फेज में है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पिछले 20 दिन की उपलब्धि कुछ हमारे लिए है तो वह है बैंक निफ्टी, आरबीआई के स्टेप्स डॉलर को मजबूती देना। अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, इस वक्त झुकाव किन सेट ऑफ स्टॉक्स पर रखना चाहिए, किस स्पेस में रखना चाहिए, स्पेशली पोस्ट पॉलिसी लास्ट फ्राइडे और आरबीआई के कदमों के बाद? तो वीरेंद्र जी, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम आरबीआई के जो एक्शन देखें उससे उन्होंने दो कदम, मतलब जो कदम उठाए उससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो उनका अटेम्प्ट है कि जो भी ईसीबी या एफसीएनआर डिपॉजिट रेज करेंगे उससे डिपॉजिट सिस्टम में बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो उससे क्रेडिट ग्रोथ को और सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा, थोड़ा करेंसी को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये दोनों जो उनके निष्कर्ष है वो मुझे लगता है कि इफेक्टिवली जो कंजम्पशन है उसको काफी बूस्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप देखें वीरेंद्र जी, लास्ट कुछ महीनों से जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है सिस्टम में। जो पहले 8-9% हुआ करती थी वो अभी 16-17% पे पहुंच चुकी है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक जो डिपॉजिट का कंस्ट्रेंट था उसको आरबीआई इन कदम से नलीफाई करने की कोशिश कर रही है। तो लेंडर्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज ए स्पेस जहां हम लोग थोड़ा वेल पोजिशन्ड है हमारे पोर्टफोलियो में, उनमें अब अभी भी थोड़ी तेजी देखते हैं। ओके, ठीक है, ये बात हो गई इस पे। राकेश जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन आईटी पर मेरा सवाल है। आईटी इंडेक्स आज भी देखिए 2% नीचे है, और जिस तरीके से एआई को लेकर डेवलपमेंट्स हैं, अब क्लॉड का एक नया वर्जन आ चुका है, इन सब का असर कितना बड़ा देखते हैं? बीच में हमने चलते भी देखा आईटी स्टॉक्स को जब रिजल्ट्स आ रहे थे, मिड कैप आईटी स्टॉक्स स्पेशली, लेकिन फिर से वही गिरावट। क्या व्यू बन रहा है? आपने एआई के पोटेंशियल को देखते हुए कुछ हाल फिलहाल में एक्सपोजर बढ़ाया हो इस गिरावट में आईटी में, या फिर अभी भी आप एक बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं इसको? नहीं श्रेया जी, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपका। जो एआई को लेके जो भी कंसर्न है उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी से बात करते हैं या हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो एआई रिलेटेड डिफ्लेशन है अगले 3 से 4 साल के बीच में वो 15 से 20% का रह सकता है। जिसका तात्पर्य यह है कि हर साल 4-5% रेवेन्यू, तो सिर्फ अगर आपको कॉम्पनसेट करना है इस डिफ्लेशन को तो वही चाहिए बेसिकली। तो मेरे हिसाब से जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनके लिए ग्रोथ अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करेगा अगर उनको हाई सिंगल डिजिट या डबल डिजिट तक पहुंचना है तो। बट जैसा कि हमने रिजल्ट्स में देखा था कि जो मिड साइज आईटी कंपनीज है उनके पास अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी बची हुई है। तो इस रिसेंट फॉल में लास्ट अगर मैं 3-4 महीने की बात करूं तो हमने एक आईटी मिड साइज आईटी कंपनी है कोफोर्ज, उसके अंदर हमने होल्डिंग बढ़ाई है। ये मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है उन नाम में जहां पर ग्रोथ अभी भी हमको लगता है कि काफी अच्छी रहने वाली है और वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं। हम पहले से ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक प्रोडक्ट कंपनी है उसमें हमारा होल्डिंग ऑलरेडी था। रिसेंटली मैंने जैसे बताया मिड साइज आईटी कंपनी में हम अभी भी थोड़े पॉजिटिव बायस्ड है। ठीक है, तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं। राकेश जी, एक और स्पेस जिसने अच्छी खासी रिटर्न जनरेट की है, इस पावर इक्विपमेंट स्पेस की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि पिछले कुछ सत्रों से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ ये भी स्पेस, लेकिन क्या ये एक गिरावट में खरीदारी का मौका है? जो भी रिपोर्ट्स देख रही हूँ मैं काफ़ी पॉजिटिव, और ये सारे स्टॉक्स जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। आपकी राय इस पूरे स्पेस को लेकर? जी, हम लोग ऑलरेडी पिछले करीब 1.5-2 साल से पॉजिटिवली बायस्ड थे इस पूरे स्पेस में, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली भी आने वाला है। जो कि अगर आप देखेंगे तो जो इंक्रीमेंटल पावर डिमांड आ रही है इंडिया में तो रिन्यूएबल और नॉर्मल पावर डिमांड की वजह से और ग्लोबली जो डेटा सेंटर का जो प्ले है जहाँ पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उनको लेकर है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी हिताची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी जैसे स्टॉक है इनमें पॉजिटिवली बायस्ड हैं। और जैसा कि आपने बताया इन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया है पिछले कुछ 1 साल के अंदर और अभी थोड़ा-सा इनमें करेक्शन देख रहे हैं बहुत मामूली सा। बट मुझे लगता है कि अगर आप 5-6 साल व्यू से देखें तो बिज़नेस फंडामेंटल्स इन कंपनीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी। वैल्यूएशन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमको प्राइस पॉइंट के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ स्टॉक में हम अभी भी थोड़ी ज़्यादा अपसाइड देख रहे हैं और कुछ में हम हो सकता है कि थोड़ा ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा राकेश जी, हमें सिर्फ इक्विटी ही नहीं, अगर आप कंपेयर करें इस साल के शुरू से तो एक गोल्ड में भी बहुत बड़ा सब्सटेंशियल डिप आया है ना। वो तो भारतीय लोगों को ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी 1.5 लाख दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे मोटा मोटी, बट अंतर्राष्ट्रीय प्राइस को देखें तो वो तो काफ़ी नीचे आया है। गोल्ड अपने साथ नीचे आता है तो और कुछ अगर आप देखें तो थोड़ा लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं। दूसरी बात, गोल्ड एनबीएफसीज हैं, गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स हैं और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, फॉर इंस्टेंस टाइटन, जहाँ पे दूसरे कारोबार भी हैं, फॉर इंस्टेंस आई वेयर, ज्वेलरी और वॉचेस सेगमेंट। गोल्ड को और उससे उभरते हुए विकल्पों को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, आप जैसे सही बता रहे हैं वीरेंद्र जी, कुछ समय से गोल्ड बहुत तेज़ी में था। लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल हमने उसमें काफ़ी तेज़ी देखी और उनकी वजह से उनसे जो एसोसिएटेड बिज़नेसेस हैं, उनमें भी हमने बहुत ग्रोथ देखी है। और सिर्फ गोल्ड एनबीएफसी की बात नहीं करूँगा बट जनरली अगर हम गोल्ड लोन एज़ ए सेगमेंट देखें, तो उसमें भी हमने पिछले करीब 12 से 18 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखी है। उसका प्राइमरी रीज़न गोल्ड प्राइस है। बट अगर यहाँ से गोल्ड कंसोलिडेट हो रहा है या यहाँ से प्राइसेस गिर रही है तो उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट आएगा मेरे ख्याल से क्रेडिट कॉस्ट को लेकर या थोड़ा डेलिक्वेंसी को लेकर। बट हमारा जो चैनल चेक बताता है अभी तक जिन कंपनियों से हमने बात की है वीरेंद्र जी, उसमें कंपनियों ने ऊंचे लेवल पे कभी भी प्राइस मान के लोन डिसबर्स नहीं किए। तो आज भी जो लोन टू वैल्यू है वो उसमें अभी भी बहुत बड़ा कुशन बचा हुआ है। और जहाँ तक ज्वेलरी स्टॉक्स की बात है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर सारे लोग गोल्ड प्राइस को हेज करके रखते हैं और अगर किसी ने हेज नहीं किया है अपने पूरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट को तो वहाँ पर उसमें मार्जिन में एक रिस्क हो सकता है। बट जो लार्ज मैंने कंपनीज को ट्रैक किया अभी तक उनमें काफ़ी लोग गोल्ड को ऑलरेडी हेज करके रखते हैं तो उसमें मार्जिन में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट ये एज ए एसेट क्लास मेरे ख्याल से इतना शार्प रन अप के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट होना बनता है और वही फेज हम अभी फिलहाल के लिए देख रहे हैं। और जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो अभी दिख रहा है वीरेंद्र जी, उससे ऐसा लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वो एक फिर भी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इस तरह के अनिश्चित माहौल में। अच्छा ये राकेश जी, मेटल्स का रिट्रेसमेंट अब तक तो रीजनेबल है। आई मीन आई डोंट नो एग्जैक्टली, अभी आपकी पीएमएस की फैक्ट शीट मेरे पास नहीं है कि आपके पास मेटल्स में कितना एक्सपोजर है, बट मेटल्स में अभी कितना पेन आप और देख रहे हैं? मतलब पेन नहीं कहूँगा मैं, अपने शब्द को सर ठीक करना चाहूँगा। अभी तो शुरू हुई है गिरावट यहाँ पे। एक बार जरा प्लीज़ निफ्टी मेटल इंडेक्स रखिएगा। मेरे ख्याल से अगर आप पिछले ऑलमोस्ट 2021 से देखें अब तक के बड़े मूव के बाद अभी भी बहुत बहुत जिसे कहते हैं आई मीन इसका हाई था करीब 13,880, करीब 12,700, यानी 1100 पॉइंट ये रुका है। मेटल्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप? और मेटल में अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको तो आप ऐड करेंगे कुछ क्या? जी, मेटल्स में ऐसा है कि जिस तरह से रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आया है वीरेंद्र जी, उसकी वजह से थोड़ा मेटल प्राइसेस में भी हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी है पिछले कुछ समय में। बट इसका एक इम्पैक्ट जो दूसरे संदर्भ में आता है वो डिमांड पे आता है। तो अभी जो रिसेंट चैनल चेक्स इंडिकेट करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा स्लो डाउन है डिमांड में और उसका एक जो खामियाजा है वो कुछ हद तक प्राइस को भी भुगतना पड़ता है। तो थोड़ी मेटल प्राइसेस भी यहाँ से धीरे-धीरे करेक्ट होना शुरू हुई है। और अगर अगर ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में वेस्ट एशिया क्राइसिस थोड़ा रिज़ॉल्व हो जाएगा, तो उससे थोड़ा-सा एनर्जी जो अवेलेबिलिटी है और प्राइसिंग है, उसमें थोड़ी बेटर नॉर्मल-सी दिखेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम प्री वॉर लेवल पे चले जाएँगे, बट यहाँ के लेवल से थोड़ा-सा हमको सैनिटी दिखेगी।
तो उसका एक इम्पैक्ट मेटल प्राइसेस पे भी दिखेगा, उसमें भी एक हो सकता है थोड़ा करेक्शन दिखे। तो फिलहाल के लिए मेटल थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा मेरे ख्याल से। तो अच्छे प्राइस पॉइंट अगर यहाँ से नीचे पे मिलेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। ओके, फिलहाल मेटल्स पर ये व्यू। मीनवाइल मार्केट में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, अब मात्र 48 अंक ऊपर, 33 अंक ऊपर रह गया है बैंक निफ्टी। और निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। निफ्टी ऑलमोस्ट अब अगर आप देखें तो 62-70 अंक नीचे और बैंक निफ्टी मात्र 40 अंक ऊपर। तो प्रेशर बनता हुआ कल की जैसे हमने तस्वीरें देखी थी वैसे ही फिर से आज देखने को मिल रही है। राकेश जी, क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू है? अब तो जेप्टो भी मार्केट में आने की पूरी तैयारी कर रहा है। इटर्नल, स्विगी काफ़ी अपने हाई से करेक्ट हो गए हैं। बहुत ही चर्चाएं थी कि वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा। अब क्या इस गिरावट के बाद वैल्यूएशन में कंफर्ट देख रहे हैं आप? और क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपका व्यू? नहीं, हम लोग काफी समय से इस स्पेस पे पॉजिटिव है श्रेया जी। और जैसा कि आपने बोला, जो प्राइस है उसमें हमने काफी सारा करेक्शन भी देखा है। तो अगर मैं लार्ज क्विक कॉमर्स प्लेस में तीन जो प्लेयर है उनकी बात करूं, तो उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है इटर्नल, वो ऑलरेडी एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरह से ग्रो भी कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे मैनेज कर रहे हैं। और अभी हमने जब जेप्टो के जो डीआरएसपी फाइल हुआ उसके बाद नंबर्स देखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस हिसाब से इटर्नल का जो आज का भाव है उसमें क्विक कॉमर्स को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है जितनी वो डिजर्व करता है। तो अब हम अभी भी उसमें पॉजिटिव बायस्ड हैं। जहाँ तक स्विगी की बात करूँ तो स्टॉक में फिलहाल के लिए ऐसा माना जा रहा है प्राइसिंग को देखकर कि क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए कोई खास वैल्यू नहीं है। बट मेरा एक दूसरा सोच ऐसा है कि अगर जेप्टो इस माहौल में अगर कैपिटल रेज कर पाएगा तो उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट स्विगी पर भी आना चाहिए। और क्योंकि इन दोनों जो लिस्टेड कंपनीज है, इन दोनों के पास में कैश बैलेंस बहुत स्ट्रांग है टू सस्टेन ग्रोथ एंड टू कंटिन्यू टू ड्राइव इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों बिजनेसेस या कंपनीज को फूड डिलीवरी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका भी एक बड़ा सहारा मिलता है, जो कि क्विक कॉमर्स में वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो कंपनीज है उसमें हम पॉजिटिवली बायस्ड हैं। हम इटर्नल में काफी लंबे समय से इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर ये भाव हमको थोड़ा और अट्रैक्टिव ही लगता है। ओके, पॉजिटिव है स्पेस को लेकर भी। बहुत शुक्रिया राकेश जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम धन्यवाद। सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। एंड हैव अ गुड इवनिंग टू यू।